Yes, beta. Now I am going to start my lesson. That is money and credit. Are you audible? It is. Okay. रुक जाओ ना, छोड़ दो अब आप या तो। यस बेटा, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं बीच में। अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसको बाद में मेरे से हल करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को। ओके, रिस्पॉन्स दो। आपको सुनाई दे रहा है? मैडम, यस मैम। ठीक है, ठीक है। निशा और नेहा, आप में से आंसर देंगे बच्चे कि भाई मेरे आपको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, बॉयज सेक्शन भी साथ है, इसलिए आप बोलेंगे नहीं, सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मनी एंड क्रेडिट, ये लेसन नंबर 3 है इकोनॉमिक्स का। आई एम गोइंग टू स्टार्ट मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी किसको कहते हैं? मनी कहते हैं पैसे को, एंड क्रेडिट कहते हैं हिंदी में साख। बहुत शोर आ रहा है आपके में से। म्यूट ही कर दो मैम। हम आप सबको म्यूट ही कर दो। ठीक है, ठीक है बेटा। मेरी सुनेगी? ओके। Money and credit. Money as a medium of exchange. It is now on your screen. मनी कहते हैं पैसे को और क्रेडिट कहते हैं साख। हिंदी में क्रेडिट किसे बोलते हैं? साख। मनी यानी रुपया। आपके पास कितने का नोट है, कितने पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में? 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, 2000 हैं, 2500 हैं, वो क्या है? सब रुपया है, मनी है। क्रेडिट जो आपको मिलता है, आप जैसे मान लीजिए कहीं नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, तो पैसा आपके अकाउंट में आ गया, कहीं से आपको मिल गया, दैट इज क्रेडिट। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमारे यहाँ मनी जो है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं? कि हम मनी से कोई भी चीज ले सकते हैं। एक्सचेंज करना मीन्स बाजार में आप जाते हो, कपड़े खरीदते हो, तो आप रुपए देते हो वहां और वो आपको बदले में कपड़े दे देता है। तो इन मैनी ट्रांजेक्शंस इन आवर डे टू डे लाइफ, गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड विद मनी। गुड्स जो हैं वो मनी से खरीदी और बेची जा सकती है। ये बेटा मैंने एक फ्लो चार्ट लिया है, फ्लो चार्ट के जरिए मैं आपको समझा रही हूँ। इन मैनी ट्रांजेक्शंस इन आवर डे टू डे लाइफ, गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड विद मनी। कहते हैं हम अपनी डेली रूटीन में जो भी चीजें खरीदते हैं या बेचते हैं वो पैसे के द्वारा ही खरीद या बेच सकते हैं। पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस। कहते हैं जिसके पास रुपया है वो अपनी कोई भी चीज खरीद या बेच सकता है, कोई भी कमोडिटी बाजार से खरीद सकता है। एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी फॉर थिंग्स दे वांट। हर कोई ये चाहता है कि हमारे पास पैसे हों और हम आसानी से अपनी चीज पैसों से खरीद सकें। इन बार्टर सिस्टम, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। पहले क्या चलता था जब मनी नहीं होती थी? तो बार्टर सिस्टम होता था।
बार्टर सिस्टम क्या होता है? चीजों के बदले चीजें लेना। किसी के पास शूज हैं मान लो और व्हीट नहीं है खाने को, तो दूसरे के पास व्हीट है लेकिन शूज नहीं है पहनने को, तो वो क्या करते थे? आपस में व्हीट और शूज को एक्सचेंज कर लेते थे, उसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम। गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, चीजों के बदले चीजें ही दे दी जाती थी, तो दैट इज बार्टर सिस्टम। लेकिन अब हमारे पास रुपया है, हर कोई ये चाहता है कि हमारे पास रुपया हो। अब हम आज के युग में बार्टर सिस्टम के साथ अपनी बार्टर सिस्टम के साथ हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि किसी की जरूरत व्हीट है तो किसी की जरूरत राइस है, तो किसी की शूज है तो किसी की क्लॉथ्स है, तो हम बाजार में ढूंढते थोड़ी फिरेंगे उसको कि किसको शूज की जरूरत है, किसी को गुड्स की जरूरत, कौन सी गुड्स की जरूरत है। तो बार्टर सिस्टम जो है ये पुराना था, पहले चलता था। आज हर कोई चाहता है कि एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी, तो हर कोई मनी में ही पेमेंट्स चाहता है। व्हेन गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी, जब गुड्स जो थी विदाउट द यूज ऑफ मनी यानी मनी के बिना एक्सचेंज की जाती थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एसेंशियल फीचर। उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना जरूरी था, यानी कि चाह होनी जरूरी है कि मुझे शूज के बदले मुझे शूज चाहिए तभी तो मैं उसको गेहूं दूंगा। अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होगी तभी आप गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज कर सकते थे। लेकिन ये अभी आप ऊपर वाले पैराग्राफ में देखिए, एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी फॉर द थिंग्स दे वांट। आज हम मनी को प्रेफर करते हैं। इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज यूज्ड इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जहां पर मनी होती है, रुपया होता है, वहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत ही नहीं रहती, ये एलिमिनेट हो जाती है। एलिमिनेट मींस रिमूव हो जाती है। सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बेटा ये वन वर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज मनी, मनी क्या है? तो आप लिखेंगे मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप लिखेंगे मनी एक्ट्स एज इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आ जाइए आप करेंसी पर। तो करेंसी क्या है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड्स करेंसी, पेपर नोट्स, कॉइन्स। आज जो हमारे पास करेंसी है वो पेपर की बनी हुई है या फिर कॉइन्स के रूप में है हमारे पास। तो मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रेशियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। वे पुराना इतिहास नहीं है कि पुराने इतिहास में कई राजाओं ने गोल्ड के सिक्के चलाए, सिल्वर के चलाए, कॉपर के चलाए। आज कोई गोल्ड के सिक्के चला दे तो सब तो सिक्के इकट्ठे करने बैठ जाएंगे, तो फिर वो कोई लोग अमीर बन जाएगा, कोई बिल्कुल ही गरीब रह जाएगा। तो वो चीजें नहीं है, ये पेपर नोट्स हैं हमारे पास आज जो कागज के बने हुए हैं। तो मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। पेपर नोट्स को चाहे इकट्ठा करते रहो वो उतने का ही उतना नोट रहेगा। 10 रुपए का नोट है तो उसकी 10 रुपए की ही वैल्यू है, 500 रुपए का नोट है तो उसकी 500 की ही वैल्यू है। तो मॉडर्न करेंसी की अपनी वैल्यू जो है इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। अपना इसका और कोई यूज नहीं है। कागज का यूज और आप कहाँ कर सकते हो? अगर गोल्ड के सिक्के होते तो गोल्ड तोड़वा के आप ऑर्नामेंट्स बनवा सकते थे, सिल्वर के सिक्के होते तो ऑर्नामेंट्स बन जाते, कॉपर के अदर आर्टिकल्स बन जाते। लेकिन पेपर नोट्स को फाड़ के तोड़ के आपका कुछ नहीं बनने वाला। तो मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। इट इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं हम सब, बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। क्योंकि ये करेंसी जो हमारे रुपी है ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत में जो रिजर्व बैंक है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर करेंसी नोट्स इशू करता है। हमारे यहाँ जितने भी नोट छपते हैं वो अंडर द सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर करेंसी नोट्स जो है इशू करता है। नो अदर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अलाउड नहीं है कि वो नोट को छापे। आपने कई बार देखा होगा, जैसे 2000 के नोट चले थे तो कई लोगों ने उसको प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट करना शुरू कर दिया था। वो सारे डुप्लीकेट थे, वो पकड़े गए, उनको फाइन हुआ, उनको जेल हुई। तो कोई किसी और को भी, किसी और एजेंसी को या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को या ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ नहीं है कि वो करेंसी
भारत की छाप सके। द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ द रुपी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन एनी ट्रांजैक्शन। कहते हैं जो हमारा कानून है, ये जो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है रुपी, ये हमारा कानूनी जो है पैसा है, ये कानून जो है लीगलाइज करता है रुपी को कि ये इससे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि गुड्स खरीद सकते हैं, उसके बदले हम पैसे दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक बार ये हुआ था कि 10 रुपए के सिक्के नहीं चलेंगे जी, लेकिन 10 रुपए के सिक्के जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड हैं, उसको लेने से कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो ये गलत बात थी। अगर कोई शिकायत कर दे तो उसके अगेंस्ट भी मुकदमा दायर हो सकता है कि आप 10 रुपए का सिक्का कैसे नहीं ले रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथोराइज्ड है। रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। रुपी जो है ये वाइडली एक्सेप्टेड है, किस लिए? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये रुपी हमारा। चार्जर लिया इसका। अब आ जाइए आप deposits with banks. Other form in which people hold money is as deposits with banks. अब जो दूसरी चीज है कि हम अपने पास जो मनी रखते हैं या बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं, उसको हम डिपॉजिट जमा राशि बोलते हैं। जैसे कि एट द पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर द डे टू डे नीड्स। लोगों को अपने दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ करेंसी की जरूरत होती है। पीपल हु रिसीव सैलरी हैव एक्स्ट्रा मनी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। जो लोग सैलरी लेते हैं शुरू में, जब उनकी महीने के शुरुआत में जब उनकी सैलरी आती है तो उनके पास एक्स्ट्रा मनी हो जाती है, और वो एक्स्ट्रा मनी को कहाँ जाकर डिपॉजिट कर देते हैं? डिपॉजिट थोड़ी देर ही लेके जाऊं, क्लास है मेरी, ठीक है, थोड़ी देर में दे दूंगा। तो वो डिपॉजिट्स विद बैंक हो जाती है वो मनी। तो मैं आपको पढ़ा रही थी कि शुरू में उनके पास जब सैलरी आती है तो मनी ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो अपनी मनी कहाँ डिपॉजिट करते हैं? वो अपनी मनी डिपॉजिट विद बैंक्स। बैंक्स में मनी डिपॉजिट करते हैं। ये मैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आपको पढ़ा रही हूँ। पहले करेंसी पढ़ाई है मैंने, अब डिपॉजिट विद बैंक पढ़ा रही हूँ। तो पीपल हु रिसीव सैलरी हैव एक्स्ट्रा मनी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड आल्सो पे एन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। बैंक जो है हमारे जमा राशि, हमारी जो बची हुई इनकम होती है, पैसा होता है, उसको अपने पास डिपॉजिट भी करते हैं और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी देते हैं। पीपल आल्सो विथड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन नीडेड। लोग अपने बैंक से मनी को निकाल भी सकते हैं जब उन्हें जरूरत पड़ती है। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ एंड अर्न्स एन इंटरेस्ट। इस तरह से लोगों की मनी सेफ भी रहती है और उनको इंटरेस्ट भी उसके ऊपर मिलता रहता है। सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक accounts can be withdrawn on the demand, these deposits are called डिमांड डिपॉजिट्स। जो डिमांड रखी जाती है विड्रॉ करने के लिए कि मुझे इतने पैसे विड्रॉ करने हैं, उनको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर accepted widely as the means of payment along with the currency, they constitute money in the modern economy। तो मैंने आपको ये बताया कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में हमारी करेंसी आ जाती है, जिसमें पेपर नोट और कॉइन्स आ जाते हैं। ये आरबीआई इसको इशू करता है और कोई एजेंसी इसको इशू नहीं कर सकती है और कोई रिफ्यूज भी नहीं कर सकता पेपर नोट्स और कॉइन्स लेने के लिए। और जो हमारी सरप्लस मनी होती है वो हम बैंक्स के पास डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक्स जो है उस पे हमें इंटरेस्ट भी देता है। अब आ जाइए आप आगे, चेक किस तरह से है हमारा, ये हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी पढ़ रहे हैं। तो चेक भी एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। अगर हमें किसी को पैसा देना है तो हम चेक के द्वारा भी पैसा दे सकते हैं।
So it is this facility which leads it the essential characteristics of money. For the payment through check, the payee who has an account with the bank makes out a check for a specific amount. आपकी बुक में पेज नंबर 41 पर एक चेक बना हुआ है, वो SBI का चेक है और प्रेम कुमार जो है उसको उसके नाम से चेक फिल किया हुआ है और मोहम्मद सलीम ने उसको 57,000 का एक चेक दिया है। ये पेज नंबर 41 पे NCERT की बुक में है, आप इसको देख लेना चेक किस तरह का होता है, वो आपको पेज नंबर 41 पे आपको मिल जाएगा। इस तरह से वो मोहम्मद सलीम जो है वो 57,000 का चेक जो है वो प्रेम कुमार को दे रहा है। तो a check is a paper. For the payment through check, the payee who has an account with the bank makes out a check for a specific amount. जिसका बैंक में अकाउंट होता है सिर्फ वही चेक दे सकता है। Check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from a person's account to the person in whose name the check has been made. कहते हैं जिसके नाम से चेक बना के रखा होता है, मेड किया होता है, वो उसको उसी को सिर्फ बैंक अमाउंट देगा। And the facility of the checks against demand deposits make it possible to directly settle payments without the use of the cash. But for the banks, there would be no demand deposits and no payments by check against these deposits. तो ये मैंने आपको चेक का बताया कि आपको अगर किसी को पेमेंट करनी है तो वो आप चेक के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है आपकी लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक्स। लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक्स, बैंक जो है उसकी लोन एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है कि बैंक जो है कैसे लोन देता है। तो बैंक्स कीप ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्व्स। कहते बैंक्स जो है अपने पास एक छोटा सा अमाउंट रखता है। हम सारे जाते हैं बैंक में, पैसा जमा कराते हैं वहां पर, और जो हमारा पैसा जो बैंक में जमा होता है उसका एक जो बहुत छोटा सा अमाउंट है, 15% का अमाउंट है, वो सिर्फ बैंक अपने पास रखता है और बाकी सारा जो है बैंक लोन एक्टिविटीज में लगा देता है। अब पतून फुल है इसमें आई होगी ना डब्बे में पाओगे इसकी के लिए नहीं पाओ इसका डब्बा इसमें ये नो करना तो ये नो आप कर जा रहे हो इसलिए तो अनम्यूट हो जाता है वो। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि बैंक्स जो हैं अपने पास एक छोटा सा अमाउंट 15% का रखता है कैश का, कि कभी हमें जरूरत पड़ जाए तो हम बैंक से अपने पैसे निकलवा सकते हैं। बाकी का पैसा जो हमारा होता है जमा, वो बैंक लोन एक्टिविटीज में लगा देता है। दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विथड्रॉ मनी from the bank on any given day. Banks use the major portion of the deposits to extend loans. ये बैंक जो है ज्यादा पोर्शन जो होता है वो लोन्स बांटने में लगा देता है और सिर्फ 15% डिपॉजिट अपने पास रखता है ताकि कोई उसके पास निकलवाने जाए तो उसके पास भी पैसा हो लोगों को पैसा देने के लिए। ये नहीं कि सारा पैसा लोन वालों को ही दे दिया। There is huge demand of loans for various economic activities. कहते हैं लोन की बहुत डिमांड होती है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलानी होती है लोगों को। बैंक्स मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। बैंक्स जो है लोगों को रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है लोन देकर। इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स द डिपॉजिटर्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स द बोरोवर्स। इस तरह से बैंक जो है मीडिएटर का काम करता है। जिनके पास सरप्लस मनी है वो तो अपना जाके बैंकों में जमा करा देते हैं और जिनको जरूरत है पैसे की बैंक उन्हें लोन के रूप में पैसा दे देता है। बैंक्स चार्ज ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। बैंक्स जो है ये हायर इंटरेस्ट रेट लोन पर देता है देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स, जो कि डिपॉजिट्स पे जो ऑफर करता है। यानी कि मेरा पैसा मान लो
जमा है बैंक में, तो बैंक मुझे तो दे रहा है 4% इंटरेस्ट, लेकिन राम ने उससे लोन लिया हुआ है बैंक से, बैंक राम से 12% इंटरेस्ट ले रहा है कि तुझे हमने पैसा लोन पे दे दिया है तो 12% उस पे इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन हमारा जो पैसा बैंक के पास जमा है हमें बैंक सिर्फ उसमें से 6% इंटरेस्ट दे रहा है या 4% इंटरेस्ट दे रहा है, तो बाकी का जो इंटरेस्ट है वो क्या किस काम आता है? द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज्ड फ्रॉम द बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। बैंकों के इनकम सोर्स क्या है? बैंकों का इनकम सोर्स यही है, जो बैंक लोन देते हैं वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, जो डिपॉजिटर का पैसा जमा होता है उस पे थोड़ा कम इंटरेस्ट देते हैं, तो जो बीच का बचता है हिस्सा वो बैंकों की अपनी इनकम होती है। तो अब आ जाइए क्रेडिट एज एन एसेट और ए डेब्ट ट्रैप। जो क्रेडिट है बेटा, जो आप लोन लेते हैं, किसी से पैसा लेते हैं, वो आपके लिए एन एसेट वरदान है या और ए डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप कहते हैं कर्ज का जाल, तो वो कर्ज का जाल है या फिर वो आपके लिए वरदान है। क्रेडिट दोनों चीजें बन जाता है, कभी आपके लिए वरदान भी बन सकता है, कभी कर्ज का जाल भी बन सकता है। वो कैसे बन सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 43 पर 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक एग्जाम्पल जो है पहला एग्जाम्पल जो है वो एसेट का है और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो डेब्ट ट्रैप का है। जो पहला एग्जाम्पल है आपके सामने सलीम का है, बुक का भी बता रही हूँ, बुक का चलिए बाद में बताती हूँ, पहले यहाँ से देखो। क्रेडिट एन एसेट और ए डेब्ट ट्रैप। क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर supplies the borrowers with money, goods or service in return for the promise of the future payment. क्रेडिट एक एग्रीमेंट और साइन हो जाता है लेंडर और बारोअर के बीच में पैसे का, कि फ्यूचर में वो जो है वो जितना पैसा लेगा उतना वापस कर देगा। सपोज ए पर्सन टेक्स लोन्स और रीपेज, कहते हैं एक पर्सन लोन लेता है और उसको वापस भी कर देता है। द मनी दैट ही हैड बोरोड विल बी एन एसेट। कहते जब उसको पैसा मिला, लोन मिला बैंक से, वो तो उसके लिए वरदान बन गया फॉर हिम, सिंस ही इज एबल टू अचीव हिज एम, तो क्योंकि वो पैसा लेके अपना एम अचीव कर सकता है। गेट्स प्रॉफिट इन हिज प्रोडक्शन, अपना प्रॉफिट भी कमा सकता है। विच एनेबल हिम टू पे बैक द क्रेडिट, और जब उसको प्रॉफिट हो जाएगा तो वो बैंक का लोन भी वापस कर देगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन में, ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस द borrower is unable to repay his loan। कहते हैं कई बार ऐसे अनफेवरेबल अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि जो लोन लिया होता है बोरोअर ने, उसको वापस करने में वो असमर्थ होता है। इनफैक्ट मोर मनी इज बोरोड टू पे बैक अर्लियर लोन विच मे पुट द बोरोअर इन ए डेब्ट ट्रैप। कहते हैं हो सकता है पहले भी उसने कोई लोन लिया हो, उसके लिए तो ये कर्ज का एक जाल बन गया। ही और शी कीप्स टेकिंग लोन टू रिपे द अर्लियर लोन। अब वो क्या करता है कि अपना लोन चुकाने के लिए दोबारा बैंक से लोन मांगता है कि मुझे दोबारा लोन ले लूं, तो ये उसके लिए कर्ज जाल हो गया। यही दो एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं पेज नंबर 43 पे। पहला सलीम का एग्जाम्पल है, जिसके लिए जो बैंक से उस सलीम ने लोन लिया तो उसके लिए वो एसेट बन गया। एसेट मींस वरदान बन गया। कैसे वरदान बन गया? सलीम को एक शूज की कंपनी ने ऑफर दिया कि महीने के अंत तक हमें इतने शूज चाहिए, तुम बना कर दो। तो सलीम उसको बनाने में सफल हो गया, तो उसको कंपनी ने पूरा पैसा दिया, जिससे कि सलीम को प्रॉफिट हुआ। तो जो लोन सलीम ने लिया था उसको प्रॉफिट कमाने के बाद उस लोन को भी वापस कर लिया और अपना प्रॉफिट भी निकाल लिया। तो ये जो पेज नंबर 43 पे पहला एग्जांपल था, ये तो बन गया एसेट। और पेज नंबर 43 पे जो दूसरा स्वप्ना वाला एग्जांपल है, स्वप्ना एक जो है किसान है, ये मनी लेंडर से पैसे उधार ले लेती है, लेकिन इसकी फसल को पेस्ट कीड़ा लग जाता है, कीड़े खा जाते हैं। तो जो है इसको, जो मनी लेंडर से ये पैसा उधार लेती है, जब फसल को कीड़ा ही खा गया तो वो बाजार में बेचकर उस फसल को कितने पैसे कमा लेगी, और वो
मनी लेंडर का जो है पैसा वापस नहीं कर पाएगी, तो वो डेब्ट ट्रैप, कर्ज के जाल में फंस गई है स्वप्ना। तो ये एक दो एग्जांपल हैं आपकी बुक में पेज नंबर 43 पे। तो क्रेडिट इन फर्स्ट सिचुएशन, पहली सिचुएशन में जो सलीम वाली सिचुएशन है, प्लेज ए वाइटल एंड पॉजिटिव रोल। क्रेडिट का एक बड़ा विशाल और पॉजिटिव रोल है। क्रेडिट इन अदर सिचुएशन pushes the borrower into the situation from which recovery is very painful। दूसरी सिचुएशन जो स्वप्ना वाली मैंने आपको बताई, उसमें रिकवरी जो है वो बड़ी पेनफुल है। उसके अपने लिए ही फसल नहीं बची, तो वो फिर दूसरों के लिए या मनी लेंडर को पैसा कहाँ से वापस करेगी। अब है आपके पास टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अगर बैंक लोन देता है तो उस लोन को देने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। वो क्या होती हैं? एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाई एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोअर मस्ट पे टू द लेंडर अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। कोलेटरल इज एन एसेट। देखो जी, जब भी लोन दिया जाता है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो पहले ही बैंक बता देता है बोरोअर को कि मैं इतने इंटरेस्ट रेट पर आपको इतना पैसा दे रहा हूं। और उसके लिए वो क्या चीज रखता है? कोलेटरल रखता है। कोलेटरल जो होता है वो क्या होता है? या तो प्रॉपर्टी होती है इसमें कोलेटरल्स में, या फिर समथिंग वैल्यूएबल चीज होती है जिसको वो अपने पास बैंक रख लेता है गारंटी के तौर पर कि तुम लोन वापस कर दोगे तो तुम्हारा हम ये चीजें कोलेटरल जो आपने रखा है वो बैंक भी आपको वापस कर देगा। इफ द बारोअर फेल्स टू रीपे द लोन, अगर बारोअर फेल हो जाता है लोन को रीपे करने में, लेंडर हैज द राइट टू सेल द कोलेटरल। लेंडर को राइट होता है कि वो अपना बैंक को राइट है कि वो जो जरूरी कागजात रखे हुए हैं वो अपने बैंक जो है वो उनको बेच सकता है। इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स एंड मोड ऑफ पेमेंट टुगेदर कंप्राइज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आती हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड बारोअर। तो ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होता है ये नेचर पर डिपेंड करता है लेंडर और बारोअर की। अब ये लेसन जो मैंने आपको पढ़ा दिया यहाँ तक, अभी आपका ये लेसन अभी और पढ़ा है फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, ये आधे घंटे का लेसन है। ये मैं आपको कल फिर पढ़ाऊंगी क्योंकि अभी आपका साइंस क्लास का टाइम हो गया है। तो अभी आप साइंस क्लास में जाएंगे और पढ़ेंगे। कल भी इसी टाइम मैम? कल के लिए 10 बजे बता दूंगी मैं टाइम आपको। कल के लिए सब बच्चे 10 बजे अपना एसएसटी क्लास के लिए तैयार रहे। आज बहुत कम बच्चे आए हैं एसएसटी क्लास में, 38 बच्चे आए हैं। क्या है? तो 38 बच्चे बहुत कम है। 38 मैं अभी चेक कर रही हूँ कि 38 में ज्यादातर गर्ल्स की क्लास है, बॉयज जो हैं इसमें नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत कम नजर आ रहे हैं बॉयज। तो कल का टाइमिंग क्या है? कल का टाइमिंग 10 बजे है। मैं आपको भेज दूंगी दोबारा से पासवर्ड और ये। ओके, चलिए, आई एम लीविंग द क्लास नाउ। ठीक है मैम, बाय। बाय। साइड में तो चलो, साइंस क्लास चालू होगी।